ओके, ये लेक्चर नंबर 17 है इलेक्ट्रिक मशीन का, और नोट्स का लेक्चर नंबर 23 बी है, और लेक्चर नंबर 23 के 5th पेज से स्टार्ट हो रहा है। पहले जो 4 पेज थे वो मैं दिखा देता हूँ आपको, हमने कर दिए थे। लेक्चर नंबर 23 जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके जो पहले 4 पेजेस हैं वो चैप्टर 7 के थे, तो वो हमने कर लिए थे। और यहाँ तक ये एंड में लिखा हुआ है चैप्टर 7 अप टू हेयर ओनली। आगे चैप्टर 8 स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो पहले मैं इसका ओवरव्यू दे देता हूँ आपको कि इस लेक्चर में क्या क्या है। चैप्टर 8 जो है वो स्टार्ट हो रहा है, इसमें डीसी मोटर्स एंड जनरेटर्स चैप्टर का नाम है। शुरू में कुछ इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है पहले पेज पे, इस पे ये जो डीसी मोटर्स और जनरेटर्स के बारे में कुछ बेसिक बातें लिखी हुई हैं। अच्छा, ये वाला पेज जो है ये कर लिया था लास्ट लेक्चर में, डिफरेंस बिटवीन कम्यूटेटर एंड रेक्टिफायर, तो ये लास्ट लेक्चर में कवर हो गया हुआ है पेज। अच्छा, उससे अगला पेज जो है ये इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ डीसी मोटर। डीसी मोटर का एज ए जनरल जो है ना एक इक्विवेलेंट सर्किट है, उसके बारे में, उसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में कुछ चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं, ठीक है। और आगे उसका इंटरनल जनरेटर वोल्टेज है और टॉर्क की इक्वेशन है, और कुछ इंटरनल जनरेटर वोल्टेज और फील्ड करंट का कर्व है। अच्छा, और ये फिर 5 मेजर टाइप्स ऑफ डीसी मोटर्स हैं। ये जो 5 डीसी मोटर्स की 5 मोटर बेसिक टाइप्स हैं, ये वाली 5 टाइप्स है जो हम बारी बारी हम करेंगे। तो इसमें जो पहली 2 हैं वो इस लेक्चर में कवर हुई हैं, सेपरेटली एक्साइटेड और शंट डीसी मोटर जो है वो इस लेक्चर में कवर हुई हैं, ठीक है। आगे सेपरेटली एक्साइटेड और शंट डीसी मोटर की हेडिंग है। पहली जो डायग्राम है वो सेपरेटली एक्साइटेड की है, ये वाली, और आगे जो है वो शंट डीसी मोटर की डायग्राम है, इक्विवेलेंट सर्किट। और कुछ इक्वेशंस करेंगे करंट और वोल्टेज की दोनों के लिए। और उसके बाद टर्मिनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शंट डीसी मोटर, ये एक छोटा सा प्रूफ है, ये करेंगे हम। और उसके बाद स्पीड कंट्रोल करेंगे शंट डीसी मोटर के लिए। स्पीड कंट्रोल के 3 मेथड्स गिवन है, ये 3 मेथड्स हैं और ये हम डिस्कस करेंगे। और 2 मेथड यहाँ डिस्कस किए हुए हैं, और आखिरी जो मेथड है वो अगले पेज पे, ठीक है। तो यहाँ तक ये लेक्चर नंबर 23 बी कहेंगे हम इसके, ठीक है। तो स्टार्ट कर रहे हैं पेज नंबर 5 से। अच्छा, ये पेज नंबर 5 है लेक्चर नंबर 23 का। अच्छा, डीसी मोटर्स एंड जनरेटर्स की कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन है। अच्छा, वो इंट्रोडक्शन मैं आपको बताता हूँ कि अर्लीस्ट पावर सिस्टम इन यूएसए व डीसी सिस्टम। जब इलेक्ट्रिसिटी दरियाफ्त हुई थी तो शुरू में डीसी पावर सिस्टम होते थे। एसी पावर सिस्टम जो है वो 1890 में जो है वो डिस्कवर हुए थे। स्टिल डीसी मोटर्स कंटिन्यू टू बी यूज्ड। एसी पावर सिस्टम के आने के बावजूद भी डीसी मोटर्स इस्तेमाल होती रहीं। वाई डीसी मोटर्स वर सो कॉमन डिस्पाइट डीसी सिस्टम्स वर फेयरली यूज्ड। अच्छा, कि डीसी मोटर्स जो हैं वो क्यों पॉपुलर थी, इसके बावजूद के डीसी सिस्टम जो थे वो इतने पॉपुलर नहीं थे। उसकी एक रीज़न ये है कि कार्स, ट्रक्स और एयरक्राफ्ट जो हैं उसके अंदर डीसी पावर सिस्टम चलते यूज़ होते रहे थे, इसलिए जो है वो डीसी मोटर्स यूज़ होती रही। व्हेन द व्हीकल हैज़ डीसी पावर सिस्टम इट मेक सेंस दैट द डीसी मोटर इज यूज्ड। अगर किसी व्हीकल में जो पावर सिस्टम है वो डीसी हो, तो इसलिए फिर उसमें मोटर भी डीसी ही हम यूज़ करते हैं। और एक और रीज़न ये है कि वाइड वेरिएशन इन स्पीड इज नीडेड देन डीसी मोटर आर बेस्ट। अगर आपको मोटर की स्पीड में बहुत ज़्यादा वेरिएशन चाहिए तो उसके लिए डीसी मोटर जो हैं वो बेहतर रहती हैं, जबकि एसी मोटर्स के अंदर स्पीड के अंदर इतनी वेरिएशन नहीं होती, ठीक है। डीसी मोटर्स आर ऑफन कंपेयर्ड बाय देयर स्पीड रेगुलेशन। डीसी मोटर्स को अगर आपस में कंपेयर करना हो, ये बात हमने एसी मोटर्स में भी की थी, सिंक्रोनस मोटर और इंडक्शन मोटर में, के स्पीड रेगुलेशन का जो है वो दो मोटर्स का जो अगर कंपेयर करना हो तो स्पीड रेगुलेशन से हम कंपेयर करते हैं। स्पीड रेगुलेशन जो है ये मेगा एम नो लोड माइनस मेगा एम फुल लोड ओवर मेगा एम फुल लोड इंटू 100, या इसको एन एम नो लोड माइनस एन एम फुल लोड ओवर एन एम फुल लोड से भी इस फार्मूले को हम स्पीड रेगुलेशन को कह सकते हैं। ये एस आर का मतलब स्पीड रेगुलेशन है, ठीक है। डीसी मोटर है डीसी इनपुट सप्लाई, ये जाहिर सी बात है कि इनको डीसी मोटर कहते हैं इसीलिए कि इनकी इनपुट सप्लाई डीसी होती है।
अनलेस स्पेसिफाइड द इनपुट वोल्टेज ऑफ अ डीसी मोटर इज अज्यूम कांस्टेंट। तो जो है अनलेस स्पेसिफाइड के जब तक मेंशन न किया जाए तब तक ये अज्यूम करेंगे हम कि जो डीसी मोटर का इनपुट वोल्टेज है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, ये अगला पेज जो है डिफरेंस बिटवीन कम्यूटेटर एंड रेक्टिफायर, ये लास्ट लेक्चर में कर लिया था, ये एक पेज के बैक साइड पे लिखा हुआ था, ये पिछले लेक्चर में कवर हो गया था। वैसे अगले पेज पे चले जाए तो ये एक डीसी मोटर का इक्विवेलेंट सर्किट है, ये इसका फील्ड सर्किट है और ये इसका आर्मेचर सर्किट है। ठीक है, तो ये जो दो रजिस्टर हैं इनको कंबाइन करके हम आर एफ इकट्ठा लिख सकते हैं और ये जो वी ब्रश वोल्टेज है इसको आर ए के साथ कंबाइन कर सकते हैं। अच्छा, आर्मेचर सर्किट इज रिप्रेजेंटेड बाय आइडियल वोल्टेज सोर्स ई एंड रजिस्टर आर ए। ये आर्मेचर सर्किट है, इसका ई और आर ए। तो इसको आप थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट कह सकते हैं क्योंकि एक वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद रजिस्टर जो है ये थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट होता है। ठीक है, तो ये इंटायर सर्किट की थेवेनिन इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन है। एक चीज देखनी है यहाँ पे जो डिफरेंस है कि डीसी मोटर्स के अंदर जो है वो रोटर को आर्मेचर कहते हैं और स्टेटर को फील्ड कहते हैं, जबकि सिंक्रोनस मशीन के अंदर जो रोटर था उसको फील्ड सर्किट कहते हैं और स्टेटर जो है उसको आर्मेचर कहते हैं। ठीक है, तो इसमें ये आपने देखना होगा कि ये जो फील्ड जो है इसकी वो स्टेटर है और ये जो आर्मेचर है जो ये रोटर है। ठीक है, ये डिफरेंस है एसी और डीसी मशीन में। The field coils which produce magnetic flux in generator are represented by inductor LF and resistor RF। ये फील्ड कॉइल है RF और LF जो इसके अंदर फ्लक्स पैदा करती है, मैग्नेटिक फ्लक्स। R adjustable is used to control amount of current in the field circuit। ये वाला जो रजिस्टर है ये करंट कंट्रोल करने के लिए होता है। अच्छा, और brush voltage drop is tiny with compared to EA combined with RA and R adjustable is combined with RF simplified equivalent circuit। अच्छा, इसमें वो ये कह रहा है कि ये वाला जो आर एडजस्टेबल है इसको आर एफ के साथ कंबाइन कर देते हैं और ये जो ब्रश वोल्टेज ड्रॉप है इसको आर ए के साथ कंबाइन कर देते हैं। तो ये जो सिंप्लीफाइड इक्विवेलेंट सर्किट है बी में जो बना हुआ है ये सिंप्लीफाइड है। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे कि आर एफ जो है वो एक ही सर्किट है बजाय दो सर्किट, दो ही रजिस्टर होने के एक ही रजिस्टर है ये वाला। और इधर ये दोनों को भी कंबाइन कर दिया, ब्रश वोल्टेज ड्रॉप को और आर ए के साथ कंबाइन कर दिया, तो इधर एक ही इस रजिस्टर के साथ ही शो कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो ड्रॉप कम होता है इसलिए रजिस्टर के साथ ही कंबाइन कर देते हैं। अच्छा, अब अगले पेज पे इंटरनल जनरेटेड वोल्टेज ऑफ डीसी मशीन ई इज इक्वल टू के फाई ओमेगा, ये इसका जनरल फार्मूला है। और जो टॉर्क डेवलप होता है वो के फाई आई ए है। ये हमने पिछले लेक्चर में 7th चैप्टर में हमने ये दो इक्वेशंस की थी। ये जो है वो के फाई ओमेगा होता है और टॉर्क जो है वो के फाई आई ए होता है। अच्छा, अब वो ये कह रहे हैं कि ये वाली जो दो इक्वेशन हैं ये मोटर का किरचॉफ वोल्टेज लॉ और इसका मैग्नेटाइजेशन कर्व को उसकी परफॉर्मेंस को शो करती हैं। अब अगर हम देखें कि मैग्नेटाइजेशन कर्व ड्रॉ करना है हमने तो ई ए जो है वो के फाई ओमेगा में होता है। इसका मतलब है कि ई ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्लक्स के और ई ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पीड के। इंटरनल जनरेटेड वोल्टेज है वो स्पीड के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और फ्लक्स के भी। तो ई ए वर्सेज आई एफ का ग्राफ अगर हमने फाइंड करना है तो इसके लिए वो कह रहा है कि आई एफ जो है वो एम एम एफ प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। तो ये एम एम एफ जो है मशीन में फ्लक्स पैदा करती है। इसका मतलब ये हुआ कि आई एफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एफ के और एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्लक्स के। तो इसका मतलब ये हुआ कि ई ए जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्लक्स के। तो ई ए और अगर आई एफ को अगर हमने प्लॉट करना हो ई और आई एफ को तो वो ये कर्व होगा, ये एक्स डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फील्ड करंट है और वर्टिकल डायरेक्शन में इंटरनल जनरेटेड वोल्टेज ई है। तो ये कर्व है इसका, सैचुरेशन कर्व जो है ये इसका कर्व है। ठीक है, ये वाला। अब अगले पेज पे वो ये कह रहा है, अगले पेज पे ये लिखा हुआ है बैक साइड पे कि 5 मेजर टाइप्स ऑफ एक मिनट 5 मेजर टाइप्स ऑफ डीसी मोटर्स हैं जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सेपरेटली एक्साइटेड शंट डीसी मोटर, परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर, सीरीज डीसी मोटर और कंपाउंडेड डीसी मोटर। ठीक है, अच्छा एक चीज़ का देखना कि जो लास्ट पेज है ना ये वाला जहाँ पे हमने ये कर्व किया है इसके आगे जो अगला पेज है ना वो इसको स्किप करके यहाँ पे ये कंटिन्यू जा रहा है। ये इट इज़ वर्थ नोटिंग टू गेट
maximum possible power per pound of weight out of the machine. Most motors and generators are designed to operate near the saturation point of the magnetization curve at the knee of the curve. तो ये जो बात है, ये पिछले से पिछला पेज में ये जो कर्व हमने ड्रॉ किया ना, इसके बारे में वो ये कह रहा है कि अगर आपने मैक्सिमम पॉसिबल पावर आउटपुट लेनी है तो ये जो नी ऑफ द कर्व कहते हैं, यहाँ जहाँ पे ये कर्व बेंड हो रहा है ना, जैसे नी बेंड होती है, इसलिए इस कर्व का जहाँ पे ये बेंड हो रहा है, ये उधर भी बनाया हुआ है, ये मैंने बनाया हुआ छोटा सा, ये नी लिखा हुआ है कि जहाँ पे ये कर्व बेंड होता है, अगर उधर आप इसे ऑपरेट करते हैं मशीन को, तो आप मैक्सिमम पावर इससे मैक्सिमम पॉसिबल पावर जो है वो इससे आउटपुट ले सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो लास्ट पेज पे ये जो लिखा हुआ है ना कि ये 5 टाइप्स ऑफ मोटर्स होती हैं, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर, शंट डीसी मोटर, परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर, सीरीज डीसी मोटर, कंपाउंडेड डीसी मोटर। ये पांचों मशीन जो हैं ये डीसी मोटर की जो टाइप्स हैं, हम सबके इक्विवेलेंट सर्किट करेंगे और सबके जो हैं वो हम वोल्टेज और करंट की इक्वेशन जो है वो करेंगे, इससे ज़्यादा डिटेल में ही जाएंगे हम, ठीक है। तो सेपरेटली एक्साइटेड शंट डीसी मोटर, सेपरेटली एक्साइटेड शंट की ये मेन जनरल हेडिंग है। उसके बाद ये जो मैंने साइड पे लिखा हुआ है ना, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर, ये इसकी हेडिंग है इस सर्किट की। फिर सेपरेटली एक्साइटेड का इक्विवेलेंट सर्किट बना हुआ है और उसकी इक्वेशंस लिखी हुई हैं, ये सेपरेटली एक्साइटेड की हैं, ठीक है। तो ये इसका फील्ड सर्किट है जो कि स्टेटर सर्किट है, और ये इसका आर्मेचर सर्किट है, ठीक है। सेपरेटली एक्साइटेड इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो फील्ड सर्किट है वो अलग है और इसका आर्मेचर सर्किट जो है वो ये अलग है, ठीक है। आई एफ जो इसका फील्ड करंट है वो ये वाला जो आई एफ है ये किसके इक्वल है? वी एफ ओवर आर एफ के, इसे आर एफ कहेंगे कंबाइन, ठीक है। वी टी टर्मिनल वोल्टेज, जो ये वाला टर्मिनल वोल्टेज ये किसके इक्वल है? ई ए प्लस आई ए आर ए। यहाँ पे लूप की केवीएल इक्वेशन ले लो, ई ए प्लस आई ए आर ए। और ये जो आई एल है, आई एल करंट है, ये आई ए के इक्वल है, ठीक है। इट्स फील्ड सर्किट इज सप्लाइड बाय अ सेपरेट कांस्टेंट वोल्टेज पावर सप्लाई when supply voltage to a motor is constant, then there is no practical difference in separately excited and shunt DC motor. Behavior is same for both. ये मैंने ये पढ़ा है, ये जो ये लिखा हुआ है, ठीक है, कि इसका जो फील्ड सर्किट है वो सेपरेट कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स होता है, और अगर वोल्टेज सोर्स कांस्टेंट हो तो सेपरेटली एक्साइटेड और शंट डीसी मोटर में कोई खास फर्क नहीं है, दोनों का बिहेवियर सेम होता है, ठीक है। तो ये नीचे जो है शंट डीसी मोटर का इक्विवेलेंट सर्किट बना हुआ है। अब इसका सर्किट डायग्राम में देख लो कि ये डिफरेंस किस तरह है, कि उसके अंदर जो है वो अलहदा होते हैं दोनों फील्ड और आर्मेचर। इसके अंदर जो आर्मेचर और फील्ड हैं वो शंट का मतलब है कि पैरेलल में लगे हुए हैं, ठीक है। ये इसका आर्मेचर सर्किट है और ये इसका फील्ड सर्किट भी इसके पैरेलल में लगा हुआ है, ठीक है। इसकी आई एफ और वी टी की इक्वेशन वही है जो ऊपर वाले की हैं, ये वाली दो इक्वेशन, आई एफ इज इक्वल टू वी टी ओवर आई ए आर एफ, और वी टी इज इक्वल टू ई ए प्लस आई ए आर ए, ये दोनों की सेम है। जो आई एल की इक्वेशन है ना वो डिफरेंट है, इसमें आई एल जो था वो आई ए के इक्वल था, क्योंकि इसमें जो आई एल है ये वाला करंट वो आई ए प्लस आई एफ के इक्वल है, यानी इस नोड के ऊपर जो है, इस नोड के ऊपर टोटल करंट आई एल आ रहा है जो कि डिवाइड हो रहा है आर्मेचर में और फील्ड करंट में, ठीक है। तो ये जो आई एल की इक्वेशन है वो डिफरेंट है शंट डीसी मोटर में, ठीक है। अगले पेज पे हम जा रहे हैं, टर्मिनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शंट डीसी मोटर। अच्छा, टर्मिनल कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है कि मोटर की आउटपुट क्वांटिटीज को एक दूसरे के अगेंस्ट प्लॉट करना है। इस टॉपिक में हम शाफ्ट टॉर्क और स्पीड को आपस में प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो टर्मिनल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो, इसका मतलब है कि प्लॉट करना है आपने आउटपुट टॉर्क को और स्पीड को आपस में प्लॉट करना है। तो पहले इनको आपस में मैथमेटिकली रिलेट करते हैं, उसके बाद इनको प्लॉट करते हैं। तो वी टी जो है वो ई ए प्लस आई ए आर ए के इक्वल है। ई ए जो है वो के 5 मेगा एम है, ई ए की जगह के 5 मेगा एम लिख दिया। आई ए आर ए को पहले वही लिखा। उसके बाद हम कह रहे हैं कि टॉ जो है ना, टॉ इंड्यूस वो के 5 आई ए होता है, इधर से आई ए की वैल्यू निकाल लो, आई ए जो है वो टॉ इंड्यूस ओवर के 5 होता है। तो ये वाला आई ए जो है इसको यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे। तो वी इज इक्वल टू के 5 मेगा एम प्लस टॉ इंड्यूस ओवर के 5 आर ए हो जाएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, ये के 5 ओमेगा एम है, इसको लेफ्ट पे ले गए और वी टी को राइट पे ले गए। तो के 5, या इसको इधर ही रख के हम इसको जो है
ये वाला जो फैक्टर है इसको हम लेफ्ट पे लेंगे, ठीक है। तो K5 मेगा एम इज इक्वल टू VT माइनस इंड्यूस K5 RA हो गया। तो इसको ओमेगा एम से हमें ओमेगा एम चाहिए, तो हमें इसको K5 से डिवाइड कर लेंगे। तो ओमेगा एम इज इक्वल टू VT ओवर K5 और ये K5 स्केयर आ जाएगा, टॉ इंड्यूस ओवर K5 स्केयर इंटू RA। तो ये शक्ल बन जाएगी ओमेगा एम इज इक्वल टू VT ओवर K5 माइनस टॉ इंड्यूस ओवर K5 स्केयर इंटू RA। या आप इस RA को इधर लिख लो और टॉ इंड्यूस को उधर लिख लो, तो ओमेगा एम इज इक्वल टू VT ओवर K5 माइनस RA ओवर K5 स्केयर इंटू टॉर्क ड्यूस। तो यहाँ पे ये टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये टॉर्क, इस इक्वेशन में टॉर्क भी आता है और स्पीड भी आती है। तो ये जो इक्वेशन है ये टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक कहलाती हैं। और ये इक्वेशन जो है अगर इसको प्लॉट करें तो ये प्लॉट है इसका, जो है ना ये स्पीड है और ये टॉर्क है, और ये एक नेगेटिव स्लोप वाली स्ट्रेट लाइन है विद नेगेटिव स्लोप, का मतलब है कि डिक्रीज हो रही है। और ये विदाउट आर्मेचर रिएक्शन वाला कर्व है, ये वाला टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक विदाउट आर्मेचर रिएक्शन, ये नीचे लिखा हुआ है विदाउट आर्मेचर रिएक्शन। और विद आर्मेचर रिएक्शन जो है वो ये कर्व है इसका, जो कि अगर नो आर्मेचर रिएक्शन हो तो ये लाइन स्ट्रेट होती है, जबकि विद आर्मेचर रिएक्शन जो है ये लाइन बेंड हो जाती है, ठीक है। तो ये वाला जो प्रूफ है ये शंट डीसी मोटर के बारे में आपको आ सकता है कि आप शंट डीसी मोटर की टॉप स्पीड कैरेक्टरिस्टिक प्रूव करो और उसको प्लॉट करो। तो ये आगे प्लॉट किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद स्पीड कंट्रोल के मेथड हैं शंट डीसी मोटर में। शंट डीसी मोटर को ना ज़रा हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। आगे वाली जो मोटर्स आएंगी उनको इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, उसमें सिर्फ उनका इक्विवेलेंट सर्किट करेंगे और उनकी इक्वेशंस करेंगे बस। तो इसमें शंट डीसी मोटर को थोड़ा ज़्यादा डिटेल में किया हुआ हमने इस लेक्चर में। तो स्पीड कंट्रोल ऑफ शंट डीसी मोटर करने हैं। 3 मेथड जो हैं वो इसके होते हैं स्पीड कंट्रोल के। पहला जो मेथड है वो है जी, पहले 2 मेथड जो है ना उसकी एक छोटी सी हेडिंग लिखी हुई है, 2 कॉमन। 3 मेथड में से जो पहले 2 मेथड है ना, ये वाले पहला और दूसरा, ये कॉमन मेथड है, और तीसरा वाला जो है वो लेस कॉमन मेथड है, ये वाला जो है तीसरा वाला जो है। तो एडजस्टिंग, पहला 2 मेथड क्या है, एडजस्टिंग फील्ड रेजिस्टेंस RF एंड हेंस फील्ड फ्लक्स। फील्ड रेजिस्टेंस RF को एडजस्ट करने से स्पीड कंट्रोल हो सकती है, या एडजस्टिंग टर्मिनल वोल्टेज अप्लाइड टू आर्मेचर, या आर्मेचर वोल्टेज को एडजस्ट करने से स्पीड कंट्रोल हो सकती है। और तीसरा जो लेस कॉमन मेथड है वो है इंसर्टिंग अ रेजिस्टर इन सीरीज विद आर्मेचर सर्किट, ये लेस कॉमन मेथड है। अच्छा, अब ये जो स्पीड कंट्रोल के मेथड है ना, मैंने इसको सिंबल्स की फॉर्म में डिस्कस किया हुआ है। अब ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है ना पहला, अब ये जो ऊपर वाले 3 स्पीड कंट्रोल के मेथड है उनको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे शॉर्टली। तो पहला जो चेंजिंग द फील्ड रेजिस्टेंस है ना, उसको मैंने इस तरह डिस्कस किया। आपने ये एरो को इस तरह फॉलो करना है, ये जो एरो इस तरफ जा रहा है पहले, फिर एरो जो है वो नीचे आ रहा है, और उसके बाद फिर एरो इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो इस तरह हमने डिस्कस किया है इसको इस शेप में, ठीक है। तो इसको किस तरह पढ़ना है आपने कि RF अगर आप इंक्रीज करो फील्ड रेजिस्टेंस, तो उससे IF जो है डिक्रीज होता है, फील्ड करंट डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है? फील्ड करंट डिक्रीज इसलिए होता है कि IF जो है वो VT और RF है, तो RF अगर इंक्रीज करेगा तो फील्ड करंट डिक्रीज करेगा, ठीक है। उससे फील्ड करंट के डिक्रीज करने से फ्लक्स डिक्रीज करता है। ये डाउनवर्ड एरो का मतलब डिक्रीज है और RF अपवर्ड एरो का मतलब इंक्रीज है, ठीक है। इस तरह पढ़ना है आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो। RF इंक्रीज करेगा, फील्ड करंट डिक्रीज करेगा, और फ्लक्स डिक्रीज करेगा, उसकी वजह से फील्ड करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्लक्स के। और फ्लक्स डिक्रीज करेगा तो EA डिक्रीज करेगा, क्योंकि EA K5 ओमेगा एम होता है। EA के डिक्रीज करने से IA इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि IA जो है वो इसके इक्वल होता है। इस इक्वेशन से पता चलता है कि EA अगर डिक्रीज करेगा तो IA इंक्रीज करेगा। IA के इंक्रीज करने से टा इंड्यूस जो है वो इंक्रीज करेगा, क्योंकि टा जो है वो K5 IA होता है, ठीक है। तो IA के इंक्रीज करने से टा इंड्यूस जो है वो इंक्रीज करेगा, और उस वक्त तक टा इंड्यूस इंक्रीज करेगा जब तक टा इंड्यूस जो है वो टा लोड से ग्रेटर नहीं हो जाता, और उससे जो है वो स्पीड जो है वो इंक्रीज करेगी, और हेंस ये दोबारा इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये इस तरह डिस्कस करना है कि फील्ड रेजिस्टेंस चेंज करने से हमारी स्पीड जो है वो कैसे इंक्रीज करती है। इस तरह आप इसे इंग्लिश में भी लिख सकते हो या इस तरह भी लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरा मेथड जो है ये चेंजिंग आर्मेचर वोल्टेज। चेंजिंग आर्मेचर वोल्टेज में लिखा हुआ है विदाउट चेंजिंग वोल्टेज अप्लाइड टू द फील्ड। आर्मेचर वोल्टेज चेंज करना है, फील्ड वोल्टेज चेंज नहीं करना, पहली बात ये।
मोटर मस्ट बी सेपरेटली एक्साइटेड टू यूज दिस मेथड आर्मेचर कंट्रोल। ये दूसरा वाला मेथड यूज करने के लिए जो है वो मोटर सेपरेटली एक्साइटेड होनी चाहिए। वैसे तो इसकी टॉपिक की मेन हेडिंग जो है वो ये स्पीड कंट्रोल ऑफ शंट डीसी मोटर, लेकिन ये जो दूसरा वाला स्पीड कंट्रोल का मेथड है इसके लिए मोटर जो है वो सेपरेटली एक्साइटेड होनी चाहिए ये वाला मेथड यूज करने के लिए। अब कैसे, ये भी उसी तरह डिस्कस किया हुआ है। आर्मेचर वोल्टेज अगर इंक्रीज करेगा उससे आई ए इंक्रीज करेगा। आई ए क्यों इंक्रीज करेगा? क्योंकि आई ए इज इक्वल टू वी ए माइनस ई ए ओवर आर ए होता है। अच्छा, आई ए के इंक्रीज करने से टॉर्न ड्यूस इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि टॉर्न ड्यूस के फाई आई ए होता है, ठीक है। और टॉर्न ड्यूस उस वक्त तक इंक्रीज करेगा जब तक लोड से ग्रेटर नहीं हो जाता। उसके बाद ओमेगा एम इंक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि ई ए जो है वो उससे ओमेगा एम इंक्रीज करने से ई ए जो है वो के फाई ओमेगा एम होता है, ई ए भी इंक्रीज करेगा। और ई ए के इंक्रीज करने से आई ए जो है वो डिक्रीज करेगा, क्योंकि आई ए जो है वो वी टी माइनस आई ए ओवर आर ए होता है। तो ई ए के इंक्रीज करने से ये वाला जो फैक्टर जो है ये अगर इंक्रीज करे तो आई ए जो है वो डिक्रीज करेगा। आई ए के डिक्रीज करने से टॉर्न ड्यूस डिक्रीज होगा, क्योंकि टॉर्न ड्यूस जो है वो के फाई आई ए होता है until टॉर्न ड्यूस इज ग्रेटर देन लोड एट हायर ओमेगा एम, ठीक है। तो ये इस तरह आपने लिखना है। और ये एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि ये जो ब्रैकेट्स में इक्वेशंस लिखी हुई है ना, ये वाली ये ज़रूर लिखनी है आपने, अगर आपने इस तरह स्टाइल से लिखना है तो, ठीक है। तो ये जितनी भी ब्रैकेट में इक्वेशंस लिखी हुई है ये ज़रूर लिखनी है, ठीक है। अच्छा, ये दूसरा मेथड था। तीसरा मेथड जो है इंसर्टिंग अ रजिस्टर इन सीरीज विद आर्मेचर सर्किट, ये तीसरा मेथड है। अच्छा, इफ आर का मतलब रजिस्टर है। इफ रजिस्टर इज एडेड इन सीरीज विद आर्मेचर सर्किट it results in drastic increase in slope of top speed characteristics, making it to, ये जो top speed characteristics बनाई है ना ये नेगेटिव स्लोप वाली, इसकी स्लोप जो है वो ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाती है और मेकिंग इट टू ऑपरेट मोर स्लोली इफ लोडेड। दिस मेथड इज रेयरली यूज्ड बिकॉज लॉसेज इन एडेड आर वेरी लार्ज। द अदर टू मेथड्स 1 and 2 मोस्टली यूज्ड। ये वाला मेथड जो है ना इसको इनकी यूज करने से ये होता है कि जो टॉप स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ड्रास्टिकली उसकी स्लोप बढ़ जाती है और उसमें जो रजिस्टर ऐड करते हैं उसके अंदर लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए ये मेथड ज़्यादा यूज नहीं होता। पहला और दूसरा जो मेथड है ना, ये जो पहला और दूसरा मेथड है ये वाला फील्ड रेजिस्टेंस वाला और आर्मेचर वोल्टेज वाला, यही ज़्यादा यूज होते हैं, ठीक है। तो ये वाला मेथड हम बहुत कम यूज़ करते हैं। ये एंड में जो चीज़ें लिखी हुई हैं ये पुराने नोट्सों के बारे में लिखी हुई हैं, बैच 1 के बारे में। तो इसको नहीं आपने पढ़ना है, ये एक कंपटीशन था जिसके लिए 3 स्टूडेंट चाहिए थे, तो इसको छोड़ देना आपने। और ये सेक्शन 2 का पेपर पैटर्न भी पुराने बैचों के लिए लिखा हुआ था, तो ये आपके लिए नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक लेक्चर नंबर 23B ख़त्म होता है। तो जो है वो ये जो साइड पे बना हुआ है इसको आपने इग्नोर कर देना। इस वाले मेथड में ना बस इतना ही लिखना है, ये जो लिखा हुआ है थोड़ा सा आपने बता देना कि रजिस्टर ऐड करने से क्या होता है और फिर लॉसेस बढ़ जाते हैं, स्लोप बढ़ जाती है टॉप स्पीड इलेक्ट्रिसिटी, जिसके लिए ये मेथड ज़्यादा यूज नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ तक लेक्चर नंबर 23 भी ख़त्म कर रहे हैं और जो है इसको हम डिस्कस कर लेंगे अपने Q&A सेशन में। तो इसमें कोई क्वेश्चन होगा तो आप उनसे पूछ सकते हो। थैंक यू।